Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. A 56-year-old has developed acute osteomyelitis in his left tibia. एक 56 ईयर ओल्ड अपना पेशेंट है। अभी उसको क्या डेवलप हो गया है? एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस डेवलप हो गया है। कहाँ पे? उसका लेफ्ट टीबिया के अंदर। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ए पैथोलॉजिस्ट वुड बी थिंकिंग अबाउट इट। तो सिंपल सा एमसीक्यू है। क्या पूछा गया आपसे कि एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या होगा मोस्ट कॉमन कोज करता है एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस, या फिर आप कह सकते हो ऑस्टियोमाइलिटिस को मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है कोज करने वाला? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, मेनिंगोकोकस या फिर स्टेप ओरियस। क्या होगा अपना यहाँ पे आंसर? ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है और उसको मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस कोज करवाता है। तो अब कुछ बातें हैं जो अपने स्टेफाइलोकोकस ओरियस से रिलेटेड है। तो एमसीक्यूज अपने बनेंगे। तो क्या क्या एमसीक्यू बनेंगे? सबसे पहला इसका ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ये क्या है? एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके बाद में और देखिए ये क्या है? नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग। इसी के साथ ही ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये नॉर्मली अपनी स्किन पे प्रेजेंट रहता है। तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? नेजल पासेज, स्किन एंड म्यूकस, यहाँ पे ये नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये कुछ बात होगी अपने स्टेफाइलोकोकस ओरियस की। अब स्टेफाइलोकोकस जो है वो किन किन डिजीज कंडीशन को कोज करता है ये भी ध्यान में रख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो अपना एमसीक्यू ही एक्यूट ओस्टियोमाइलिटिस। सेकंड बात करूं तो एक्यूट मेस्टाइटिस। थर्ड में बात करूं तो एक्यूट एंडोकार्टाइटिस। तो ये एमसीक्यू पूछा गया है ऑस्टियोमाइलिटिस। ये अपन एमसीक्यू का सोल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें एक्यूट एंडोकार्टाइटिस से भी आपको एमसीक्यू पूछा गया है और एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस का तो ये एमसीक्यू आप सभी के सामने ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस की। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है? तो देखिए ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ऑस्टियोमाइलिटिस, अब देखो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, एंड माइलो का मतलब क्या होता है? बोन मेरो, एंड आइटिस का मतलब आप सभी को पता ही है क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड बोन मेरो ड्यू टू, यहाँ पे मोस्ट कॉमन कौन कोज कर रहा है? ड्यू टू मोस्ट कॉमन कोज बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस। इसे क्या कहते हैं हम? ऑस्टियोमाइलिटिस। अभी मैंने आप सभी को बताया था स्टेफाइलोकोकस अपने बॉडी में एज ए नॉर्मल फ्लोरा के हिसाब से भी प्रेजेंट रहता है। तो नॉर्मल फ्लोरा कहाँ पे है? उस सिचुएशन से हटके ये अपनी ब्लड स्ट्रीम के साथ में मिक्स हो जाएगा
मिक्स होने की वजह से ये क्या करेगा, बोन के पास में जाएगा, हार्ट के पास में जाएगा, तो बोन के पास में जाएगा तो क्या कॉज करेगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस। हार्ट में जाएगा तो क्या करेगा, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रूट क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम में पूछे रहते हैं ये एमसीक्यूज। मोस्ट कॉमन रूट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, हिमेटोजिनस रूट। मतलब ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है, स्पेशली बोन्स में और उसके बाद में हार्ट के अंदर। अब देखिए, अब जो ये बैक्टीरिया है ये अब क्या ब्लड के थ्रू आ गया किस में, बोन में आ गया। बोन में आने के बाद में ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, बोन में नेक्रोसिस हो जाएगा। अब इस बोन का नेक्रोसिस होना क्या कहलाता है, ये देखो एग्जाम में एमसीक्यू बनता है इसका, इसे हम क्या कहते हैं, सिक्वेस्ट्रम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिक्वेस्ट्रम। और देखिए इस सेक्वेस्ट्रम के चारों तरफ, लाइक ये हमारी क्या है, ये हमारी बोन थी, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ये यहाँ की बोन क्या हो गई, नेक्रोटाइज हो गई। इस नेक्रोटाइज बोन को हमने क्या कह दिया, सेक्वेस्ट्रम कह दिया। और देखिए नेक्स्ट इसके बाद में क्या हुआ, सेक्वेस्ट्रम के बाद में एक सेक्वेस्ट्रम के चारों तरफ अगेन बोन की रीग्रोथ होती है। ठीक है, जो मैं ब्लैकिश कलर से बना रहा हूँ यहाँ पे, अगेन यहाँ पे रीग्रोथ देखने को मिलती है, इसके चारों तरफ वापस बोन बनती है। कौन बनाता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल, बोन फॉर्मिंग सेल। ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है, बोन रिजॉर्प्शन सेल। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट यहाँ पे अपना काम करती है और वो एक स्ट्रक्चर बनाती है ब्लैक वाली, इसे हम क्या नाम देते हैं, इन्वोल्यूकुलम। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया, इन्वोल्यूक्रम। तो ये दोनों ही यहाँ पे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सिक्वेस्ट्रम क्या होता है, इन्वोल्यूक्रम क्या होता है, दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने को है नहीं, बस ये एक दो टर्म्स वगैरह है, ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे अपने ऑस्टियोमाइलाइटिस को लेके, और भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है मगर एग्जाम के अंदर इसे एमसीक्यू इतने बनते नहीं है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन की बात हो गई, क्या था अपना, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, आप स्टेप्टोकोकस समझ लोगे इसको, ये क्या है, मैं इसको फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टेफाइलोकोकस क्या है, ओरियस है ये, ध्यान में रखना। मोस्ट कॉमन, इसके बाद में देखिए सेकंड मोस्ट कॉमन का अगर आपसे पूछे, सेकंड मोस्ट कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साल्मोनेला और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों ही यहाँ पे सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कर सकते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस को। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। आंसर क्या निकला अपना, स्टेप ओरियस। स्टेप ओरियस मतलब स्टेफालोकोकस ओरियस, नॉट स्टेप्टोकोकस। स्टेफालोकोकस एपिडर्मिडिस भी नहीं है, एंड मेनिंगोकोकस भी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, स्टेन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई स्मीयर। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई के स्मीयर के अंदर हमें प्रिपरेशन करने के लिए कौन से स्टेन की यूज पड़ती है। ठीक है, कौन सा स्टेन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई स्मीयर, लॉफलर स्टेन, इंडिया इन स्टेन, जेम्सा स्टेन, या फिर जील नीलसन स्टेन। क्या रहेगा अपना आंसर, तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्यों करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो जेडन स्टेन है यही काम में आता है फॉर द डिस्टिंग्विश, फॉर डिस्टिंग्विश मतलब
अलग अलग करना या फिर बताना फॉर द डिस्टिंग्विश एसिड फास्ट बेसिली या फिर बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बेसिली कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सा बैक्टीरिया आएगा। एक तो आएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, या फिर आप कह सकते हो माइकोबैक्टीरियम की स्पेसीज को यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। डिस्टिंग्विश का मतलब आप समझ सकते हो सेपरेट। किससे किया जाता है, फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट बेसिली। मतलब एसिड फास्ट बेसिली को नॉन एसिड फास्ट बेसिली से अलग करने के लिए जो स्टेन काम में आता है वो उसका नाम क्या है, जील नीलसन स्टेन। अब इस जेडन स्टेन को सबसे पहले किसने बनाया था, अगर आमसीक्यू पूछ ले इस प्रकार का, तो सबसे पहले इसको बनाने वाले कौन थे, पॉल एरलिच। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई बाय, ये कौन थे, जील नीलसन। इसलिए इसका नाम पड़ा किनके ऊपर, जील नीलसन के ऊपर, कि इन्होंने इन्होंने इसके लिए विसंगतियां दूर की, इसको इन्होंने अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया। ठीक है, अब देखिए इसको, मतलब बाकी सारे बैक्टीरियाज के लिए अलग अलग स्टेन होते हैं, मगर ये एक स्पेशल प्रकार का स्टेन होता है। तो इसमें ऐसा क्या है कि भाई ये थोड़ा इतना इन्होंने अलग से मॉडिफाई करना पड़ा इसके अंदर इन बैक्टीरियाज के लिए, क्योंकि देखिए जो एसिड फास्ट बेसिली होते हैं इनमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ फैटी एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब जब इतने ज़्यादा अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे तो कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, माइकोलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं, इनके सेल वॉल पे। तो अब इस माइकोलिक एसिड को जब हम इस स्टेन के अंदर मिक्स करेंगे, स्टेन के अंदर मिक्स करने के बाद में इसे हम क्या करेंगे, हॉट करेंगे, मतलब इसको गर्म करेंगे। स्टेन को गर्म करने पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्बन फ्यूजन से क्या देखने को मिलेगा आपको, इसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्राइट रेड कलर हो जाएगा, किसका, इस स्टेन का। तो हमें पता लग जाएगा भाई हाँ, या तो ये माइकोबैक्टीरियम का है, ठीक है, या फिर अलग कोई नॉन नॉन एसिड फास्ट है, या फिर एसिड फास्ट। एसिड फास्ट का होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ब्राइट रेड कलर का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मेनली किसके लिए होता है ये होता है मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए मेनली इसको काम में लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 में एक मीडियम और दिया गया है। इस मीडियम को हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे मीडियम का क्या नाम था, लोफ्लर्स मीडियम। तो देखिए ये मीडिया कहाँ पे यूज होता है, ये होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में। ठीक है, स्पेशली डिप्थीरिया का अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, लोफ्लर मीडियम का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कॉर्निबैक्टीरियम स्पेसीज के लिए, बाकी भी अलग अलग स्पेसीज होती है, तो यहाँ पे और कौन कौन से मीडियम काम में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे मीडियम काम में आते हैं ब्लड अगार, उसके बाद में टीएसए मीडियम। क्या फुल फॉर्म होती है टीएसए की, तो ये होती है ट्रिप्टाइकेज सोय अगार। ठीक है, ट्रिप्टाइकेज सोय अगार और ब्लड अगार मीडियम कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया की स्पीसीज, सॉरी कोरोनाबैक्टीरियम की स्पीच पे। बट अगर आपसे स्पेशली पूछे कि कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए कौन सा मीडियम काम में लोगे, तो आप लोगे कौन सा, लोफ्लर मीडियम। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपको बताया जा रहा है, देखो कौन सा, इंडिया इन इन नहीं है यहाँ पे, इंक है। ठीक है, इंडिया इंक स्टैन, इंडिया इंक स्टैन कहाँ पे काम आता है,
इंडिया इंक स्टेंट कहाँ पे काम आता है? CSF पे। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के ऊपर इस स्टेंट को डाला जाता है। तो ये किसकी प्रेजेंस को बताता है, किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिप्टोकोकस के लिए। ठीक है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स के लिए जो स्टेन किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या होते हैं? कैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंडिया इंक स्टेन का यूज में आता है, जिसको हम क्या करते हैं? CSF के ऊपर हम इसके डालते हैं और हमें पता किसका लगता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म के बारे में। अब देखिए लास्ट में क्या है? लास्ट में है जेमसा स्टेन। तो जेमसा स्टेन के बारे में एक एमसीक्यू बना हुआ है, आगे भी बन सकता है। तो क्या बन सकता है? ये किसके लिए काम में आता है? तो जेमसा स्टेन जो है वो किसके लिए काम में आता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए। ठीक है, तो अपन ने चारों प्रकार के स्टेन को हमने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया है। और जेन निल्सन स्टेन कहाँ पे आता है, क्यों आता है, ये भी हमने देख लिया। ये माइकोलिक सेलवाल से बच्चों एमसीक्यू पूछा हुआ है बहुत बार, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलम में ऐसा क्या होता है जो बाकी बैक्टीरिया से अलग करता है? तो यहाँ पे क्या रहती है? सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉफलर मीडियम का मैंने आपको बता दिया, इंडिया इंक स्टेन का मैंने आपको बता दिया, जेमसा स्टेन का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चारों प्रकार के स्टेन हमने पढ़ लिए हैं और इनसे अब आपके एमसीक्यू गलत नहीं करके आना। अगर किसी के पास में इनके नोट्स नहीं थे तो आई थिंक उन्होंने प्रिपेयर कर लिए होंगे अब तक। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च टू एंश्योर कंप्लीट इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च टू एंश्योर कंप्लीट इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या ऐसा लॉन्च किया गया जो एंश्योर करता है कि हाँ बच्चों के अंदर कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका पता रखने के लिए कौन सा स्कीम की या फिर कौन सी योजना चलाई गई थी? मिशन इंद्रधनुष, मिशन धनुष, मिशन इंद्र योजना या फिर मिशन सुरक्षा योजना? क्या होगा अपना यहाँ पे आंसर? क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, इम्यूनाइजेशन से जब कभी एमसीक्यू आपको पूछे तो यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिशन इंद्रधनुष। अभी देखिए एमसीक्यू क्या बनेगा इससे। तो मिशन इंद्रधनुष किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे ना वेलफेयर है। ठीक है, कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर कोई घुसा लेता है। तो मैंने देखा है एक दो बच्चों ने जो गलत आंसर दे रखे थे पहले हमारे टेस्ट में, तो वो क्या हमने जानबूझ के थोड़ा अफेयर लिखा उसके अंदर, तो कुछ बच्चों ने बिना इसको पढ़े अफेयर वाले को करेक्ट कर दिया। अफेयर अलग वर्ड होता है, अलग मीनिंग निकलता है। यहाँ पे क्या वेलफेयर, परिवार के उन्मूलन के लिए या फिर परिवार के लिए कुछ अच्छा बेटरमेंट के लिए अपन को वर्ड यूज में लेते हैं, तो वो होता है वेलफेयर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पे काम आएगा। अफेयर यहाँ पे अलग अलग अफेयर का मामला नहीं है किसी के भी, तो वो ध्यान नहीं देगा इन सब पे। अब देखिए बात करते हैं इसको किसने इसको लॉन्च किया था। सबसे पहले तो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी थी, दूसरा इसको किसने लॉन्च किया था। तो लॉन्च किया था किसने? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन थे तब? जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा मतलब जगत प्रकाश नड्डा जी। इन्होंने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। कब किया था? तो 25 दिसंबर 2014 में। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 के अंदर इसको किया था। तो इसका एम क्या था? एम था 90% कवरेज हो जाए। कब तक हो जाए? 2020 तक। ठीक है, 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज हो जाए सभी बच्चों के अंदर हर साल। 90% तक लग सकता है, हर बच्चों को टीका लग सकता है। तो इनका ये एम था। ठीक है, 2022 तक। अब 22 नहीं, यहाँ पे 2020 है। ठीक है, 2020 करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने एम लिया कि जो 7 किलर डिजीज है, 7 किलर डिजीज के लिए 90% कवरेज मिल जाए। कब तक? आपके 2020 तक। ठीक है,
नेक्स्ट देखो इसके अंदर कौन कौन सी 7 किलर डिजीज आती है। ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस और मीजल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 किलर डिजीज है। इनके लिए ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ 2014 की। ठीक है, 2014 के अंदर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं इंद्रधनुष के अंदर। तो यहाँ पे 7 वैक्सीन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। अभी इसको मॉडिफाई करके किसमें कितनी वैक्सीन इंक्लूड, 7 तो ये हो गई, इसके अलावा यहाँ पे 5 वैक्सीन को और इंक्लूड कर दिया। तो अभी 8% यहाँ पे कितनी वैक्सीन है? 12 वैक्सीन है, और सारी की सारी क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब देखो बाकी की वैक्सीन कौन कौन सी है। तो ये है रोटा वायरस। रोटा वायरस से अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? बच्चे के अंदर डायरिया कोज होगा। तो एमसीक्यू बनता है कि बच्चे को डायरिया हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली को क्या हो सकता है? रोटा वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या दोगे? रोटा वायरस, और इसका रूट क्या रहता है? ओरल। ठीक है, पोलियो का भी ओरल रहता है, रोटा वायरस का भी क्या रहता है? ओरल रूट अपन यहाँ पे प्रीफर करते हैं। इसके बाद में देखो रूबेला, एज, मीजल्स, रूबेला। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट कौन सी आती है? एच इन्फ्लुएंजा। उसके बाद में कौन सी आती है? न्यूमोकोकल। इसके बाद में कौन सी आती है? जेई, मतलब जापानीज इंसिफ्लाइटिस। तो ये सारी वैक्सीन हम इंक्लूड करते हैं आजकल किसमें? मिशन इंद्रधनुष के अंदर। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था, कौन कौन सी वैक्सीन इसमें इंक्लूड की गई है, और एम 90% कवरेज का यहाँ पे एम रहता है। इससे एमसीक्यू बनता है, कब कब तक करना है, क्या करना है, वो एमसीक्यू यहाँ पे क्यों एमसीक्यू नहीं बनता? क्योंकि वो मॉडिफाई होता रहता है। ठीक है, इस टाइम पे एक्म्प्लिश नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट टाइम पे मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो वो मॉडिफाई, उससे एमसीक्यू नहीं बनता है। एमसीक्यू क्या बनेगा कि यहाँ पे 90% कवरेज तक की उनकी वो एम था। ठीक है, और अगर आपको रेंज पूछे कि रेंज में होता है तो आप बता सकते हो 60% टू 90% तक। ठीक है, क्योंकि 60% तो हर बार अचीव हो रहा है, 60-70 तक आराम से कर पा रहे हैं, मगर उनका एम कब तक है, कहाँ तक है? 90% तक वो है उनका एम। नेक्स्ट एमसीक्यू, गैस गैंग्रीन अकर ड्यू टू। गैस गैंग्रीन किसकी वजह से देखने को मिलती है? अल्फा टॉक्सिन, बेटा टॉक्सिन, थीटा टॉक्सिन या फिर डेल्टा टॉक्सिन। गैस गैंग्रीन के बारे में पूछा गया आपसे। तो देखिए सारे प्रकार के टॉक्सिन्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब इनमें से एक बैक्टीरिया है जो क्या रिलीज करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? गैस गैंग्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा एल्फा टॉक्सिन। क्या रहेगा अपना आंसर करेक्ट? एल्फा टॉक्सिन। ठीक है, तो अब देखो गैंग्रीन में भी कौन सा गैंग्रीन है? ये गैस गैंग्रीन है। तो एल्फा टॉक्सिन को निकालने वाला या फिर गैस गैंग्रीन को कोज करने वाला यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्या ऑर्गेनिज्म होता है? तो देखिए मोस्ट कॉमन, एमसीक्यू बना हुआ है इसका तो लिख लीजिए, मोस्ट कॉमन ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम प्रिफिंजेंस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम प्रिफिंजेंस के द्वारा क्या हो जाता है? मोस्ट कॉमन यहाँ पे कोज क्या होता है? गैस गैंग्रीन। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या निकालते हैं? अल्फा टॉक्सिन्स। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन्स की वजह से क्या हो रहा है? गैस गैंग्रीन हो रहा है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, गैंग्रीन को कोज करने वाला मोस्ट कॉमन कौन है? तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम से क्या टॉक्सिन निकलेगा? तो गैस गैंग्रीन होगा, तो उसमें टॉक्सिन क्या निकलेगा? अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, टोटल यहाँ पे टॉक्सिन कितने निकलते हैं? तो 12 टाइप के यहाँ पे टॉक्सिन निकलते हैं, जिसमें से आपको 4 बताए गए हैं। इनके अलावा भी और टॉक्सिन्स होते हैं जैसे एप्सिलॉन, और इसके बाद में लोटा। ठीक है, इसके साथ में और भी थोड़ा बड़ा, काफी बड़ा टॉपिक है ये, अपन उतना डीप में नहीं जाएंगे। बस किसके द्वारा होता है यहाँ पे देखो? अल्फा टॉक्सिन। इसमें से एक टॉक्सिन होता है कौन सा?
एल्फा टॉक्सिन, तो ये कोज करता है क्या, गैस गैंग्रीन को। अब इसको भी यहाँ पे अपन स्टडी करते हैं कौन से आगार के ऊपर। तो देखो इसके लिए भी अलग से मीडियम बनाया गया है ना, तो हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग मीडियम काम करते हैं। तो अगर इसका हमसे क्यों पूछा आपसे तो ध्यान में रखना है। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस को यहाँ पे टॉक्सिन्स को अलग करना है, तो यहाँ पे आपको कौन सा आगार यूज में लेना पड़ेगा। तो इसका अपन ग्रोथ कहाँ पे कराएंगे, ग्रोथ ऑन ट्रिप्टोज सल्फाइड साइक्लोसेरिन आगार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ग्रोथ करवाएंगे। ग्रोथ करने के बाद में हम इसको पता लगाएंगे कि भाई ये क्या कोज हो रहा है। ठीक है, तो गैस गैंग्रीन होगा यहाँ पे, तो कौन आपके सामने आएगा, अल्फा टॉक्सिन आपके सामने आ जाएगा। और ये जो बैक्टीरिया है अपनी बॉडी में जाता कैसे है, तो ये अपने इंजेस्ट कंटामिनेटेड फूड के द्वारा जा सकता है या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। मोस्ट कॉमन रूट क्या है इसका, कंटामिनेटेड फूड या फिर फूड पॉइजनिंग वाला मैटर रहता है यहाँ पे। अगर कोई फूड गंदा रहता है तो आप उसको मत खाइए। ठीक है, आप ताज़ा बना हुआ फूड खाइए, तो ये आपके कभी नहीं होगा। अब देखिए इसको गैस गैंग्रीन क्यों बोलते हैं। तो इसको देखो क्या होता है, फूड इंजेक्शन किया उसने, तो फूड इंजेक्शन करने के बाद में जो हमारे बैक्टीरिया क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। ठीक है, ये क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन क्या प्रोड्यूस करता है, गैस प्रोड्यूस करता है। और जब आप पाल्पेट करोगे स्टमक को, तो पाल्पेट करने पे किस प्रकार का साउंड आपको सुनाई देगा, क्रिपिटेशन। क्रिपिटेशन साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है। तो इसकी वजह से ये क्या है, गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में देखिए, गैंग्रीन का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस कर जाना। सिंपल वर्ड है, एक ही वर्ड में समझाऊंगा, नेक्रोसिस हो जाना। नेक्रोसिस मतलब स्टेमिया हो गया, स्टेमिया के बाद में क्या हो गया, टिश्यू डेथ हो गया, सेल डेथ हो गई, वहां पे नेक्रोसिस हो गई, ब्लैकिश कलर की स्किन होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्रीन। ठीक है, तो ये गैंग्रीन में भी कौन सा गैंग्रीन बताया गया, गैस गैंग्रीन किसके द्वारा होता है, अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन किसका, अल्फा टॉक्सिन भी किसका, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस का। अब देखिए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। तो साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, एक होता है सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस में देखो क्या देखने को मिलता है आपको, इन्फेक्शन ऑफ नेक्रोटिक स्किन। नेक्रोटिक स्किन का इन्फेक्शन होगा और वहां पे स्किन अगर क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, तो वहां पे भी आपको क्रिपिटस साउंड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रिपिटस साउंड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है, सेलुलाइटिस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से फ्लूइड निकलता है स्किन से। फ्लूइड कैसा रहेगा, सेरोसेंगेसनेस। इसके अलावा और क्या साइन देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, स्किन कलर कैसा हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर की स्किन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पर्पलिश बुले का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बुले का मतलब क्या होता है, लार्ज ब्लिस्टर यहाँ पे बन जाएंगे, उसके अंदर क्या रहेगा, पर्पलिश फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा। वो और कुछ नहीं है, वो बस डेड टिश्यू का ही फ्लूइड है। फ्लूइड कौन सा है, सेरोसेंगेसनेस फ्लूइड। और अब बात करें इसकी ऑर्डर की, स्मेल कैसी आएगी, तो यहाँ पे स्वीट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या होगा, पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो यहाँ पे बड़ी हुई मिलेगी, एंड लो ग्रेड का फीवर देखने को मिलेगा। ये हो गया क्या, साइन सिम्टम हो गई गैस गैंग्रीन में, किसके, सेलुलाइटिस हो तब, और उसके अलावा अदर साइन सिम्टम, ये सारे अदर साइन सिम्टम में आते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्या, लैब रिजल्ट के बारे में। कि आपको डायग्नोसिस करना है तो क्या करोगे, तो डायग्नोसिस के लिए आप क्या कर सकते हो, अल्फा टॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए मैंने अगार बताया था वो, और साथ में क्या कर सकते हो, पीसीआर, और क्या करवा सकते हो, एलाइजा। बट मेनली गैस गैंग्रीन का पता लगाने के लिए आपका करना है अल्फा टॉक्सिन पता लगाना है। बाकी तो देखो फूड पॉइजनिंग ही करवाता है ये। ठीक है, और ये जो एंट्राइटिस भी कोज करवाता है,
ठीक है, अपने जो इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन भी कोज करवाता है, तो इन सब के लिए अलग यहाँ पे मेथड काम में ले सकते हो, मगर स्पेशली गैस गैंग्रीन को पता लगाना है तो अल्फा टॉक्सिन्स को आपको पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, बायोप्सी। बायोप्सी भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं मेडिकेशन की ट्रीटमेंट की। तो मेडिकेशन ट्रीटमेंट की सबसे पहले बात करूं मैं किसकी, गैस गैंग्रीन की। तो गैस गैंग्रीन क्या, एंटी माइक्रोबायल थेरेपी दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या दे दो, एंटी माइक्रोबायल थेरेपी दे दो। कौन कौन सी होती है एंटी माइक्रोबायल थेरेपी, तो देखिए पेनिसिलिन जी, और इसके साथ में क्लिंडामाइसिन। सिंगल यहाँ पे एंटीबायोटिक से नहीं होगा, साथ में देनी पड़ेगी क्लिंडामाइसिन। ये किसके लिए, गैस गैंग्रीन के लिए। और अगर एंट्राइटिस हो गया है, फूड पॉइजनिंग की वजह से एंट्राइटिस हो गया है, तो यहाँ पे आप क्या दोगे इसको, पेनिसिलिन जी प्लस मेट्रोनिडाजोल। और क्या दे सकते हो साथ में इसके, ठीक है, बस ये दो ही देना है, पेनिसिलिन जी और मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद में सर्जरी की, तो सर्जरी में आप क्या करोगे, डिब्राइटमेंट कर दो, डेड टिश्यू को हटा दो। और देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ मैं आपको एक, कि गैस गैंग्रीन वाले पेशेंट को किस प्रकार की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है। गैस गैंग्रीन वाले पेशेंट है तो उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे उसको, O2 थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो O2 थेरेपी किस प्रकार की होगी, ये O2 थेरेपी होगी हाइपरबोरिक ऑक्सीजन। ठीक है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन यहाँ पे आप प्रोवाइड कराओगे गैस गैंग्रीन वाले पेशेंट को, ये ध्यान में रखना भाई। तो इसी के साथ ही अपने एमसीक्यूज यहाँ पे ये वाला एमसीक्यू कंप्लीट होता है। बीटा टॉक्सिन, थीटा, डेल्टा, ये सारे इसके टॉक्सिन्स है, मगर आपसे पूछा क्या गैस गैंग्रीन किससे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना क्या है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सभी ऑप्शन किसके एग्जाम्पल है, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के एग्जाम्पल है, एक को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट पूछा है तो एक को छोड़ के कौन सा है, सारे एग्जाम्पल मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के हैं। ऑप्शन क्या है, पास्चुराइजेशन, इंस्पिशेशन, स्टीम अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इंसिनरेशन। कौन सा एग्जाम्पल जो है मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है, इसके साथ में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोज में किल कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोइस्ट हीट। मतलब हॉट वाटर और स्टीम से क्या मिलेगी, मॉइस्टनेस आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, और हीटिंग भी अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो देखो इसके भी कुछ टाइप होते हैं, तो टाइप से एमसीक्यू बनता है। तो फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं तो टेम्परेचर एट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फर्स्ट वन टाइप क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर रखो जो क्या हो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो। तो इसके अंदर मतलब इस प्रकार के टेम्परेचर में मॉइस्ट हीट डिस्टिलेशन में क्या क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, तो देखिए इसके अंदर हम करते हैं, नंबर वन पे बात करेंगे तो किसके बारे में करेंगे, पास्चुराइजेशन। प्लीज आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको रीमेमोराइज होता रहे, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। पास्चुराइजेशन मेथड किसके लिए काम में रहते हैं, मिल्क के लिए। सेकेंड मेथड की बात करूं मैं तो वो क्या होता है,
इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन मेथड अगर किसी को नहीं पता हो तो किसके लिए करते हैं? सीरम एंड एग मीडिया के लिए। एमसीक्यू है ये सारे के सारे, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई पास्चुरेशन आप किसके लिए कर रहे हो, इंस्पिरेशन मेथड किसके लिए यूज में ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो वो क्या है? वैक्सीन बात। तो वैक्सीन बात हम किसके लिए करते हैं? ये करते हैं अपन बैक्टीरियल वैक्सीन के लिए। और किसके लिए करते हो? बॉडी फ्लूइड के लिए। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर स्टीम, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, लो टेम्परेचर के आप स्टीम कर रहे हो किसके साथ में? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करते हो। तो ये कहाँ काम में आता है? ये काम में आता है कि ऐसे आइटम्स जो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको आप किसके लिए कर दो? लो स्टीम पे आप रख के फॉर्मेल्डिहाइड से कर सकते हो। ठीक है, तो विच आइटम, आइटम विच कैनॉट बी या फिर कैनॉट विद स्टैंड टेम्परेचर ऑफ मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसे आइटम जो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टैंड नहीं कर पाते हैं, उनकी पोटेंसी या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उनके लिए अपना लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में आप उनको स्टेलाइज कर सकते हो। तो ये तो हो गया क्या अपना टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री में अपन चार अपन यहाँ पे प्रोसेस काम में लेते हैं, एमसीक्यू बनता है, ध्यान में रखना। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले किसकी? पास्चुराइजेशन की। ठीक है, पास्चुराइजेशन में अपन क्या क्या करते हैं? तो देखो, पास्चुराइजेशन में कुछ मेथड्स काम में ले जाते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा होता है? होल्डर मेथड। अब इस होल्डर मेथड के अंदर अपन टेम्परेचर कितना रखते हैं? तो 63 डिग्री सेल्सियस पे कितनी देर तक? 30 मिनट। ये हो गया क्या अपना होल्डर मेथड। इसके बाद में आता है कौन सा? फ्लैश मेथड। तो फ्लैश मेथड में क्या टाइमिंग रहता है? तो इसमें रहता है 7 to 2 डिग्री सेल्सियस पे कितनी देर तक? 15 to 20 सेकेंड्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन कौन सा आता है? अल्ट्रा हाई। आप सभी ने दो ही मेथड पढ़े होंगे, होल्डर और फ्लैश मेथड। नेक्स्ट कौन सा आता है? अल्ट्रा हाई मेथड आता है। ये कितना आता है? 123 डिग्री सेल्सियस पे कितने टाइम तक? 1 to 2 सेकेंड्स तक अपन यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसको कूल डाउन करते हैं, इस मिल्क को कितने पे? 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपन इसको कूल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसका इसे हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, जो किसने दी थी? लुईस पास्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वैक्सीन बाथ का टेम्परेचर नोट डाउन करते जाना साथ साथ में। वैक्सीन बाथ किसके लिए किया जाता है? तो बैक्टीरियल वैक्सीन वगैरह के लिए किया जाता है। तो नॉन स्पेरिंग बैक्टीरिया, ये ध्यान में रखना, बैक्टीरिया भी कौन सा? नॉन स्पोरिंग। टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे? 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स तक। इसके बाद में देखिए क्या होता है? वाटर बॉथ, या फिर आप कह सकते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ मैं? इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में अपन कितना रखते हैं? तो ये देखिए 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट to 3 डेज तक। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पे क्या है? कुछ प्रोसेस है स्टेलाइजेशन की। तो ये अपना पॉइंट किसके लिए था? टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से कम है तो अपन क्या क्या तो मेथड काम में ले सकते हैं, और मेथड के अंदर हम क्या क्या टेम्परेचर रख सकते हैं। ठीक है, होल्डर मेथड को नाम होल्डर क्यों दिया गया? क्योंकि इसको 30 मिनट्स तक हम क्या करें? हमने इसको होल्ड किया। फ्लैश में एकदम हमने फास्ट कर दिया, अल्ट्रा फ्लैश में उससे भी ज़्यादा फास्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं? कूल डाउन करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कुछ 8 to 15 भी रखते हैं टेम्परेचर, तो वो वरी करता रहता है। ठीक है, बट इसको कूल जरूर करते हैं। ठीक है, अपन वापस इमीडिएटली कूल करते हैं इसको। नेक्स्ट बात करता हूँ टेम्परेचर 800 डिग्री, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या क्या कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो क्या आता है, मेथड क्या बता रहा हूँ? बॉइलिंग, बॉइलिंग के बाद में स्टीमिंग, स्टीमिंग के बाद में क्या होगा? टेंडलाइजेशन। नेक्स्ट वन क्या आता है? थर्ड वन, मॉइस्ट हीट अबो 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा? ऑटोक्लेव।
ठीक है, तो ऑटोक्लेव कहाँ पे आता है? मॉइस्ट हीट में थर्ड नंबर पे आता है, जिसका रेंज रहता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, ऑटोक्लेव से एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा? एमसीक्यू बनता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मली अपन कितना टेम्परेचर रखते हैं ऑटोक्लेव का? तो देखिए, हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर कितना रखते हैं? तो वो रहता है 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 LB प्रेशर फॉर 20 मिनट्स। तो ये क्या रहता है हमारा? ऑटोक्लेव का रहता है रूटीन हॉस्पिटल यूज के अंदर। ठीक है, फॉर रूटीन हॉस्पिटल यूज। एमसीक्यू आए आपको तो आराम से कर देना है। 121 डिग्री सेल्सियस 15 LB फॉर 20 मिनट्स तक। चलिए एक और मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको 15 LB ना दिया हुआ रहता है और यहाँ पे आपको दे देता है एग्जामिनर क्या? 2.4 बार। तो मतलब बार भी यहाँ पे क्या, एक प्रकार का प्रेशर का मान, प्रेशर अपन मेजर कर सकते हैं बार में भी। तो 15 LB इज इक्वल टू 2.4 बार। अगर एग्जाम में आपको 2.4 बार दे के अगर पूछ ले तो वो भी आपको यहाँ पे गलत नहीं करके आना, वो भी एकदम हमारा क्या है? करेक्ट ही है। ठीक है, गलत नहीं है इसके अंदर। तो एग्जाम में एमसीक्यू आता है कि ऑटोक्लेव किस प्रकार का इंस्टॉलेशन है, तो ड्राई हीट मत करके आना, कौन सा है? मॉइस्ट हीट आता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ड्राई हीट कौन सा है, मॉइस्ट हीट कौन सा है। तो ड्राई की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा मैं बता देता हूँ ड्राई हीट के बारे में। तो ड्राई हीट की मैं बात करूँ तो कौन कौन सा आता है यहाँ पे? फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड थर्ड वन हॉट एयर ऑन। तो देखो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या निकलेगा? एक्सेप्ट में पूछा है ना, तो इंसिनरेशन कौन से एग्जाम्पल का है? तो ये है हमारा क्या? ड्राई हीट का है, ना कि मॉइस्ट हीट का। बाकी के सारे के हमने समझ लिए अच्छे से, और आई थिंक आप ये नोट डाउन भी कर लिए होंगे, साथ साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। इससे बाहर एमसीक्यू नहीं पूछता कोई भी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना? द थेरापेटिक ड्रग लेवल फॉर डिगॉक्सिन, डिजॉक्सिन आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन है। थेरापेटिक ड्रग का लेवल पूछा है आपसे डिजॉक्सिन का। 0.1 to 2 नैनोग्राम पर mg, 1 to 2 नैनोग्राम पर mg, 0.1 to 0.5 नैनोग्राम पर mg, या फिर 0.5 to 2 नैनोग्राम पर mg। क्या रहेगा डिजोक्सिन का थेरापेटिक लेवल? लास्ट क्लास के अंदर, एक दो क्लास से पहले मैंने आपको डिजोक्सिन कंप्लीटली पढ़ाया था, उसके बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी डिजोक्सिन के लिए थेरापेटिक का लेवल बता रहा हूँ मैं, तो वो ये होगा अपना क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर mg यहाँ पे क्या रहता है? डिजोक्सिन का थेरापेटिक लेवल रहता है। और इस लेवल को मेंटेन करने के लिए किसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको? पोटेशियम को। ठीक है, तो पोटेशियम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है डिजोक्सिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक इफेक्ट आपको आने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। द रेशियो ऑफ मिक्सिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर फॉर एक्टिंग एज डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट बनाना आपको किसका? ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का। तो यहाँ पे रेशियो क्या रखोगे आप? ठीक है, क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ मिक्सिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर फॉर एक्टिंग एज ए डिसइंफेक्टेंट। 1:15, 1:20, 1:10, या फिर 1:30। क्या रेशियो रखोगे आप? तो देखिए, जब कभी भी बात आए कि ब्लीच का आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन बनाना है, और ये किसको डिसइंफेक्ट करना है आपको? देखो, एक्सक्रिएटा को, या फिर बॉडीज को, या फिर स्पिल्स ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे अपना क्या आंसर करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा, 1:10। ठीक है, 1:10 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, मतलब ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का यहाँ पे रेशियो क्या रहना चाहिए? 1:10। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम लिथियम टेस्ट इज। ठीक है, सीरम लिथियम आप टेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे सीरम लिथियम की नॉर्मल वैल्यू क्या रहनी चाहिए?
0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.10 से 3.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 to 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर 1.2 से 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? तो देखिए आंसर की मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा पहला पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आंसर की बात करूँ तो ये कितना रहता है, 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हमें क्या रखना है, इसकी एकदम नॉर्मल वैल्यू रहती है। काम कहाँ आती है लिथियम? मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, काम कहाँ आती है, ये क्या है, मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, या फिर इसे हम कह सकते हैं एंटी मैनिक ड्रग भी बोलते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ये ध्यान में रखना, एमसीक्यू बना हुआ है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी आती है, तो वो कौन सी होती है, लिथियम होती है। थेरापेटिक लेवल इसका मैं बात करूँ तो कितना होता है, 0.6 से 1.2 मिली इक्वलेंट पर लीटर हमारा क्या थेरापेटिक लेवल हो गया। अब देखो सीरम, अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी इसकी, सीरम लिथियम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी, तो इसका लेवल कितना से ज़्यादा होगा, जितने में टॉक्सिसिटी आ जाएगी तो इसका जो लेवल है वो आ जाएगा 1.5 से। अगर ज़्यादा हो गया है तो इसकी यहाँ पे टॉक्सिसिटी के सिम्टम आपको देखने शुरू हो जाएंगे। और देखिए लिथियम के लिए आप जैसे पोटेशियम था किसके लिए, डिजॉक्सिन के लिए, उसी प्रकार लिथियम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, सोडियम। ठीक है, सोडियम मिसबैलेंस हुआ और लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, और वाटर इनटेक हमें अच्छे से करना है। ठीक है, और सोडियम को लेवल को मेंटेन करके रखना है अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए यहाँ पे क्या है, लिथियम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है। बाकी का मेरे कवर अप करवाया हुआ है लास्ट क्लास में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ केएमसी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ केएमसी कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। ऑप्शंस क्या है, टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बेबी, टू प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी, टू स्टिमुलेट द हार्मोन्स लाइक प्रोलेक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, या फिर टू इंक्रीज द हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन। क्या रहेगा आंसर यहाँ पे करेक्ट? तो देखिए कंगारू मदर केयर है वो किन बेबीज को दी जाती है, जो क्या हो, लो बर्थ वेट में आते हैं ना बच्चे, उनको यहाँ पे कंगारू मदर केयर दी जाती है, जिसके अंदर क्या किया रहता है, एक तो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन किया रहता है, तो ये क्या करता है, बॉन्डिंग भी मदर की बनाता है, साथ साथ में स्टिमुलेट करता है मदर के हार्मोन प्रोलेक्टिन को, और ऑक्सीटोसिन मतलब मिल्क, यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन यहाँ पे आप कह सकते हो वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ जाता है और साथ में प्रोलेक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मिल्क एजाकुलेशन और मिल्क यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट देखिए, टू इंक्रीज हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन, तो ये ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा। ऑक्सीटोसिन एक तो मैंने आपको वर्क बता दिया, दूसरा क्या है कि ये भी क्या करता है, बेबी के अंदर टेम्परेचर को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। कैसे करेगा, तो ऑक्सीटोसिन कहाँ पे वर्क कर रहा है, फीमेल ब्रेस्ट पे काम कर रहा है। फीमेल ब्रेस्ट का अगर नियर बाई स्किन का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली बेबी का भी ये टेम्परेचर मेंटेन करने में काम करेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो प्रोलेक्टिंग एंड ऑक्सीटोसिन किसके लिए, मदर के लिए, बट ये इनडायरेक्टली बच्चे के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी केएमसी किसके लिए करते हैं अपन, लो बेड वेट बच्चों के लिए, 24 आवर्स के लिए उसको जितने भी आगे फर्दर टाइम के जब जब उसका वेट गेन हो जाता है बच्चे का, तब हम इसको छोड़ते हैं। ठीक है, बट क्या है कि लो बर्थ वेट बेबीज के लिए की जाती है, ताकि उनको प्रॉपर यहाँ पे एनवायरनमेंट मिल सके ऐसा, जो उसके अंदर वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपना, व्हाट इज द कोलोस्टोमी साइज फॉर ए क्लाइंट हुज स्टोमा डायमीटर इज 27 mm साइज। ये देखो एमसीक्यू प्री वाई क्यू एमसीक्यू, सारे सारे एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के एम्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, बट इनका लेवल हमने क्या रखा है, केजीएमयू का लेवल रखा है। ठीक है, तो देखो कोलोस्टोमी की साइज पूछी है आपसे, और इसका स्टोमा का डायमीटर कितना है, 27 mm का उसका स्टोमा डायमीटर है, तो इस कोलोस्टोमी की साइज क्या रहेगी यहाँ पे, 29 mm, 28 mm, 27 mm, या फिर 30 mm। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए यहाँ पे
कोलोस्टोमी साइज के लिए आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द कोलोस्टोमी साइज फॉर द क्लाइंट हु स्टोमा इज डायमीटर। तो स्टोमा से अपने क्या करना है 2 mm का यहाँ पे ज़्यादा आपको जो कोलोस्टोमी साइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि लीकेज से प्रिवेंट करेगी वो। ठीक है, अगर आप 27 mm की कोलोस्टोमी बैग आप लगा दोगे इसके चारों तरफ, तो वो चांसेस है वहाँ पे कि लीकेज आ जाए। तो यहाँ पे 27 + 2 क्या करोगे, क्या आएगा 29। ठीक है, क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे 29 mm यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसके लिए क्या पूछा आपको, कोलोस्टोमी साइज पूछिए 27 mm साइज के स्टोमा के लिए, तो 2 mm आपको बढ़ा के लेना होता है हमेशा। ठीक है, तो इससे अपना आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होता है। के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।